अभी जो उपचुनाव हुए हैं 13 सीटों पे, उस पे बीजेपी को 2 सीट का नुकसान हुआ है, बंगाल की और एक उत्तराखंड की, और जहाँ पे नहीं थे वहाँ उनको मिली हैं। तो उसमें बिहार की जो सीट इनके एनडीए की थी, जनता दल यू के पास थी, उसको इन्होंने वहाँ पे इनको लॉस हुआ, वो निर्दलीय हो गई। और राष्ट्रीय जनता दल जो थी वो तीसरे उस पे रही। तो उन सीटों में जो मुस्लिम वोटर हैं और संख्या है, और देखा जाए तो लोकल राजनीति की ये कारण ऐसा हुआ है। इससे चुनाव पे, जनरल चुनाव पे और उसमें कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता। इसी तरीके से बंगाल की जो सीटें इनको नुकसान उठाना पड़ा है, वो वहाँ के एमपी वाले इलेक्शन में भी इनको कम सीटें मिली हैं। परफॉर्मेंस अच्छी रही लेकिन सीटें कम मिली। तो वहाँ पर चुनावी जो समीकरण है, चुनावी वहाँ का जो सिस्टम है कि बूथ पे वोटर न पहुँचें, जो व्यवस्था की जाती है वो काफ़ी सक्रिय हो जाती है और उनका कंट्रोल कम हो पाता है। इस वजह से वहाँ पे चुनाव जो है 2 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। ये मतलब बंगाल में इनको कहा जाए सीटों का लॉस है, लेकिन वोट का कोई उस पर असर नहीं पड़ा है। और इसकी उत्तराखंड में नुकसान हुआ। उत्तराखंड का बद्रीनाथ धाम की जो सीट थी वो चली गई कांग्रेस के पास। तो यहाँ पर अब चिंता का विषय बनता है कि जो जहाँ पे काम हो रहा है और सारा कुछ हो रहा है, अच्छी सरकार चल रही है, वहाँ पे सीट का नुकसान होना पार्टी के लिए सोचने की बात है। ये बीजेपी को सोचना चाहिए, एनडीए को भी सोचना चाहिए, उनके घटक दल हैं। और इसी तरीके से आप देखेंगे हिमाचल में, कि हिमाचल में इनकी सीटें एमपी में अभी इलेक्शन में ठीक रही, और इस बाई इलेक्शन में विधानसभा के लिए लोग नहीं तैयार हुए, और स्थिर सरकार वहाँ पर कांग्रेस की देने में उनका मन रखा लगता है, वो दिए। बीजेपी को 1 सीट का वहाँ फायदा रहा। ऐसे पंजाब में इनको बल्कि फायदा ही रहा वोट में, और कम मार्जिन पे हार जीत हुई है, वहाँ भी आपको भी मिली सीटें। तो जो देखा जाए तो वोट के हिसाब से बीजेपी को ज़्यादा वो नहीं है चिंता की बात, और एनडीए को। लेकिन जो ट्रेंड बदलना शुरू हुआ, ये बात है मेन सोचने की। जब इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेगा इलेक्शन, अब जैसे मैं एक सीट का एग्जांपल दूंगा, तो अभी जो होने वाली यूपी की 10 सीटों का इलेक्शन है, उस पर अगर हम देखते हैं तो उन 10 सीटों में आपको अयोध्या की सीट क्रिटिकल लगेगी और अन्य सीटें क्रिटिकल लगेंगी। क्योंकि इस बार जो है, पहले जो इलेक्शन हुए थे एमएलए के, उसमें बीएसपी, समाजवादी और बीजेपी लड़ी थी, तो वोट जो है बटे थे। इस बार जो है बीएसपी को वोट समाजवादी की तरफ और कांग्रेस की तरफ झुक रहे हैं। वो कांग्रेस की तरफ इसलिए झुक रहे हैं कि कांग्रेस के वोटर पुराने थे और उनका झुकाव मायावती से हट के कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस जब समाजवादी को समर्थन दे रही तो वो समाजवादी को फायदा हो रहा है, ये इसका मेन रीजन है। तो अगर वहां पर संघर्ष त्रिकोणीय नहीं हुआ तो सीट निकालने में काफ़ी मेहनत बीजेपी को करनी पड़ेगी। उनके कार्यकर्ता अब सक्रिय होने चाहिए, जैसे एमपी इलेक्शन में थे सक्रिय, उससे भी बहुत टाइट व्यवस्था उनको करनी पड़ेगी और कार्य करना पड़ेगा धरातल पे, और वहाँ पे व्यवस्था पूरी कायदे से देनी पड़ेगी और घर घर जाके काम करना पड़ेगा। अब मैं फैजाबाद की एक डिटेल कर देता हूँ, क्योंकि मिल्कीपुर सीट जो है पहले मित्रसेन यादव की हुआ करती थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, और वो समाजवादी में आ गए। उनका वो वोट बैंक का अड्डा है, और जिसकी वजह से उनको वहाँ पे पहले भी जब एमएलए के इलेक्शन हुए थे वहाँ बीजेपी हारी थी। तो वहाँ अब कांग्रेस समाजवादी का गठबंधन जो है, क्योंकि कांग्रेस की वहाँ पे वोट परसेंट काफ़ी अच्छी है,
और वहाँ पे निर्मल खत्री जी बहुत सक्रिय एक कांग्रेसी नेता हैं, जो पूरे कहा जाए कि फैजाबाद में अच्छे खासी सक्रियता उनकी है। तो वो वोट बैंक वहाँ पर बढ़ेगा। समीकरण बदलने के लिए हर एक तरफ से काम करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप देखेंगे कि अपने यहाँ गाजियाबाद की है, गाजियाबाद में भी अब कैंडिडेट का चयन भी बड़े कायदे से करना पड़ेगा। उसमें सोच समझ के सब देना पड़ेगा। जैसे इलाहाबाद की है, जितनी भी बाई इलेक्शन की होने जा रहे हैं, अब इजी काम नहीं रह गया है यहाँ पर। फिर अब अगर देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश की सीटों को बहुत बीजेपी को मंथन करके जाना पड़ेगा और कैंडिडेट के सिलेक्शन के लिए। अब कैंडिडेट का सिलेक्शन वहाँ के कार्यकर्ताओं का भी सहयोग लेके और बढ़िया अगर चलेंगे तो फिर जाके ये सीटें निकालना इजी नहीं है। 10 में जो कई तो इनकी समाजवादी की हैं और इनकी भी हैं, तो ये सारी निकल सकती हैं, इसमें से सम्मानजनक की स्थिति में आ सकते हैं। और इलेक्शन बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि आने वाले 1.5-2 साल के अंदर जनरल इलेक्शन होने हैं। और अब सक्रियता कैंडिडेट की और शासन की बढ़ानी पड़ेगी। और जो पहले का व्यवस्था थी, काम से लेके और सारी चीज़ें देखा जाए, ऑफिस से जनता के रिलीफ और एक्चुअल धरातल पे क्या हो रहा है, क्या कंप्लेनें आ रही हैं, उनका निराकरण वास्तविकता के साथ हो। ये नहीं कि काम चलाऊं निराकरण किया जाए। तो वो काम चलाऊं निराकरण ये है कि आता है कंप्लेन और उन कंप्लेनों पे बोल देते हैं हो गया, और वहाँ पे कुछ होता ही नहीं। जब उसकी डिटेल देखेंगे तो पता चला कि संभव नहीं है। संभव किस लिए नहीं? फंड की व्यवस्था नहीं है, या वहाँ पे कोई उनके टेंडर नहीं, प्रक्रिया में प्रॉब्लम हो रही है, या अधिकारी उसमें कोई नहीं व्यवस्था बना पा रहे हैं। तो उन सब का निराकरण होना चाहिए। इसे नहीं व्यवस्था नहीं है तो बहुत सारी चीज़ों का विधिवत जांच करके हर एक शिकायत, हर एक पहलू को देख परख के अगर एक्शन लेते चले गए, जनता में पुनः विश्वास कायम हो जाएगा और पार्टी दोबारा अपनी जगह स्थिर बना लेगी। ये उनके लिए है। लेकिन अपोजिशन क्या सोएगा? वो भी तो अपनी व्यवस्था बनाएगा, ये भी देखना है। तो राजनीति जो है एक तरीके से ये भी रणनीति है, व्यवस्था बनाना और अगले की चाल देखना। ये सब दोनों पार्टियों को एक दूसरे की काट ढोड़ते रहते हैं और करना पड़ेगा। जो अच्छा कर पाएगा वो आगे निकलेगा। अब वो पुरानी वो नहीं है कि चेंज करना है। पहले तक तो था कि सत्ता में रही है, समाजवादी उसकी चेंज की थी। दूसरा था कि योगी सरकार अच्छा काम की, दोबारा आ गई। लेकिन तीसरी व्यवस्था, तीसरी इलेक्शन अब काम पे जाएगा कि कैसे कामों का निराकरण हुआ, जनता कैसे कंप्लेन की, उनका न्याय मिला कि नहीं मिला। वो बार बार तो बोलने आएंगे नहीं। एक बार उनको अगर नहीं मिला है तो चुप मार के बैठेंगे, 5 साल इंतजार करेंगे। ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। और कहा जाए अगर सत्ता पार्टी को सत्ता में अच्छी स्थिति में आना है तो अब मतलब टाल मटोल का समय नहीं रहा, आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं रहा। अब काम का समय है, काम करने आएगा।